हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हैरिक एंड आप देख रहे हैं हैरिक प्रोडक्शन। अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चाहे आप फोटोग्राफी करते हो या आप सिनेमाटोग्राफी करते हो या आप कोई भी कैमरा अगर खरीदने वाले हैं तो खरीदने से पहले ये जो चीज़ आज टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो काफ़ी सारे लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता है और काफ़ी सारे लोगों को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है। सो इसका बहुत ही जो है मेजर रोल होता है जब हम शूटिंग करते हैं और ये बहुत ही मेन चीज़ होती है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो वही हम बात करेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ डायनेमिक रेंज। तो डायनेमिक रेंज क्या है और ये कैसे काम करती है यही आज हम जानने वाले हैं। तो डायनेमिक रेंज क्या है थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूँ। सो डायनेमिक रेंज इज द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वेरिंग मेजरमेंट एज इट pertains to photography and cinematography. This range the ratio between the whitest value and darkest value within an image. So इससे आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक रेंज क्या है। थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा मानो आपका कोई वीडियो या कोई फोटो है तो उसका जो डार्क पार्ट है और जो वाइट पार्ट है उसको तो प्रॉपर तरीके से जो है ये एक्सपोज करता है और जो हाईलाइट्स और शैडो है प्रॉपर तरीके से आपकी फुटेज में दिखाई देते हैं, उसी को कहते हैं डायनेमिक रेंज। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है अगर आपके कैमरे की डायनेमिक रेंज अच्छी है। सो गाइस ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं। हर कैमरे की अलग अलग डायनेमिक रेंज होती है। सो गाइस डायनेमिक रेंज को हम स्टॉप में काउंट करते हैं, जैसा कि 8 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज, 10 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज, 11 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज। तो डायनेमिक रेंज को हम स्टॉप्स में जो है वो काउंट करते हैं। और एक और चीज़ इसमें जो आती है कि जैसे कि मानो हमारी जो ह्यूमन आई है तो हमारी ह्यूमन आई जो है वो 24 स्टॉप डायनेमिक रेंज तक देख सकती है। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। बट हमारे जो कैमराज होते हैं वो 24 स्टॉप की डायनेमिक रेंज तक नहीं देख पाते। हालांकि जो नॉर्मल जो कैमराज हैं वो 10 to 12 स्टॉप की डायनेमिक रेंज देते हैं। अगर हम बात करें कि सिनेमा कैमराज की तो वो 40 स्टॉप, 50 स्टॉप एंड कुछ कैमराज है जो 70 to 80 स्टॉप की डायनेमिक रेंज भी देते हैं। सो इसमें होता क्या है कि जब आपकी डायनेमिक रेंज ज़्यादा होगी तो इसमें होगा क्या कि जैसे आप अगर धूप में शूट करना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। आपका जो वाइट पार्ट है वो प्रॉपर वाइट दिखेगा और जो डार्क पार्ट शैडो जहाँ पर है वहाँ पर प्रॉपर रिच शैडो आपको मिलने वाला है। सो थोड़ा सा समझाने के लिए स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने बताया आपको ह्यूमन आई जो है वो हमारी 24 स्टॉप डायनेमिक रेंज तक कवर करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा डार्क पार्ट और यहाँ पर है हमारा ब्राइट पार्ट। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारी ह्यूमन आई जो वो कैप्चर करती है। नॉर्मल DSLR जो होते हैं वो आप देख पा रहे हो 10 to 12 स्टॉप की डायनेमिक रेंज जो कवर करते हैं, लाइक इतना। एंड हाई कैमराज जो होते हैं जिसमें आप 12 to 14 स्टॉप की डायनेमिक रेंज होती है, और भी कैमरा होता है जिसमें 17 स्टॉप तक की डायनेमिक रेंज होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ से 12 to 14 स्टॉप की डायनेमिक रेंज हमारा यहाँ तक जो है डार्क और हाईलाइट पॉइंट को जो है कवर करती है। तो ये डिपेंड करता है गाइस 5 to 5 हो सकता है। आप अगर लॉग या रॉ में अगर आप शूट करते हैं तो आपको ज़्यादा डायनेमिक रेंज मिलेगा और आपका जो हाईलाइट और शेडो है वो काफ़ी बेटर आपको जो है मिलेंगे। ये डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल पर जो है शूट कर रहे हैं। सो कैमराज होते हैं नॉर्मली वो कितनी डायनेमिक रेंज देते हैं और फिल्म में कितना लेवल का डायनेमिक रेंज होना चाहिए। मैक्सिमम गाइस अगर आपको 13 स्टॉप पर डायनेमिक रेंज है आपके कैमरे का तो एक तरीके से काफ़ी बेस्ट डायनेमिक रेंज है। और ये 30 स्टॉप पर डायनेमिक रेंज अगर हम फिल्म में काम करते हैं तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब इस पर हम काम आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर नहीं है पर ठीक है, अगर हम धूप में शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी 30 स्टॉप अगर आपके कैमरे की डायनेमिक रेंज है तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रॉ पे या लॉक पे काम करते हैं तो वहाँ आपको जो डायनेमिक रेंज जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। और डायनेमिक रेंज अगर ज़्यादा मिलेगा तो आप बहुत ही प्यारा आपकी वीडियो का जो है रिजल्ट मिलेगा। अब आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि किस किस कैमरे की कितनी स्टॉप की डायनेमिक रेंज होती है। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल जो है वो दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो एलेक्सा मिनी जो लार्ज फॉर्मेट कैमरा है उसकी 14.5 स्टॉप की डायनेमिक रेंज आपको मिलेगी। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है और बाकी 14.5 स्टॉप की डायनेमिक रेंज ऐसा कंपनी कहती है कि ये जो कैमरा है ये देता है। अगर हम कैनन C700 की बात करें तो ये 15 स्टॉप की डायनेमिक रेंज हमको देता है। अगर हम उर्जा मिनी की बात करें तो ये 15 स्टॉप की डायनेमिक रेंज देता है। अगर सोनी वेनिस की बात करें तो ये 15 स्टॉप की डायनेमिक रेंज देता है। और अगर रेड
मॉन्स्टर की बात करें तो ये 17 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज देता है। अदरवाइज ब्लैक मैजिक की अगर हम बात करें, ब्लैक मैजिक 6 के 4K की बात करें तो ये हमको 13 स्टॉप की डायनेमिक रेंज देता है। और एलेक्सा मिनी की बात करें तो हमको ये 14 स्टॉप की डायनेमिक रेंज देता है। ऐसे ही डिफरेंट कैमराज जो है वो डिफरेंट लेवल पे डायनेमिक रेंज जो है हमें प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये हाई एंड कैमराज थे जो डायनेमिक रेंज हमको देते हैं, बट जो नॉर्मल जो DSLR होते हैं सोनी के या फिर कैनन के जो नॉर्मल DSLR आ जाते हैं वो हमको 10 to 12 स्टॉप की जो है डायनेमिक रेंज देते हैं। 12.5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कैमरा है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कैमरे पे कौन सी प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायनेमिक रेंज जो कैसे काम करती है। सो गाइस, कैमरे में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गलतियां हम करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी डायनेमिक रेंज जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, और इस वजह से जो हमारी हाईलाइट शेडोज वो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते। तो वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार आप क्या करते हो, अपने ISO को अगर गेन करते हो तो आपकी जो डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी कम हो जाती है। डिपेंड करता है कि वो जो कैमरा है उसका डुअल बेस ISO है या नहीं है। अगर आपके कैमरे का डुअल बेस ISO है, हर कैमरे का डुअल बेस ISO होता है। तो डुअल बेस ISO क्या है ये मैं आपको किसी और वीडियो में कवर करूँगा, बस आप थोड़ा सा समझ जाइए, इतना समझ सकते हो कि डुअल बेस ISO एक ऐसी मैकेनिज्म है, उसका सेंसर इस तरीके से काम करता है कि उसका जो लो बेस ISO, मतलब कि लो बेस आप समझ सकते हो मतलब कम रेंज, और हाई रेंज ISO की एक डिसाइड होती है। उस रेंज पे अगर हम काम करते हैं तो हमारी जो डायनेमिक रेंज है जो एग्जैक्टली होनी चाहिए वही रहती है। जैसे अगर हम बात करें कि अपने सोनी के कैमरे पर अगर हम एसलॉग की फाइल को शूट करें तो उसका लो बेस ISO है 640। आप 3200 या 6400 तक ISO को गेन करते हैं, वहाँ पर आपको जो डायनेमिक रेंज है प्रॉपर उतना ही मिलेगा जितना आपको 600 पे मिल रहा है, उतना ही आपको 3200 पे भी मिल जाएगा। पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइटिंग कंडीशन क्या है और आप किस सिचुएशन में जो है शूट कर रहे हैं। तो इस रेंज में अगर आपका कैमरा डुअल बेस है तो आप अपना जो है डायनेमिक रेंज अपने ISO के अकॉर्डिंग डुअल बेस ISO के साथ यूज़ करते हैं तो उतना ही आपको डायनेमिक रेंज मिलेगा। अगर आपका कैमरा डुअल बेस ISO नहीं है तो उसमें जो है आपकी डायनेमिक रेंज जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब डायनेमिक रेंज जब कम होगी तो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा काम नहीं करेगी। अब कम कैसे होती है वही मैं समझाता हूँ। जैसे कि मानो आपका ISO रेंज अपना ISO रेंज बढ़ा दी 600, अगर मतलब 600 आपने ISO रेंज रखी तो नॉर्मल आपको मान लो आपका कैमरा 12 स्टॉप की डायनेमिक रेंज दे रहा है और आपने यही ISO रेंज आपने 1300-1400 कर दी तो हो सकता है कि वो 11.5 स्टॉप की डायनेमिक रेंज दे रहा हो। अगर आपने और ISO गेन कर दिया, मानो 3200 कर दिया, कैमरे में अगर डुअल बेस नहीं है तो आपने 3200 ISO कर दिया तो आपकी जो डायनेमिक रेंज कैमरा मान लो 12 स्टॉप की देगा तो हो सकता है वो 11 स्टॉप की डायनेमिक रेंज दे। तो ISO जो है उसकी मदद से भी आपका जो डायनेमिक रेंज है वो कम हो जाता है। तो ये गलती हम ये भी करते हैं। बाकी डुअल बेस के हिसाब से अगर काम करोगे तो है डायनेमिक रेंज उतना का उतना ही रहेगा। सो अभी जो क्वेश्चन उठता है कि हम अपने डायनेमिक रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। यस, हम अपनी डायनेमिक रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें बस हमको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसा आप अगर रॉ या लॉक पे शूट कर रहे हो तो आपकी जो डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। ISO को एक रेंज में रखोगे तो आपकी डायनेमिक रेंज आपकी डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप हिस्टोग्राम पर ढंग से यूज़ कर रहे हो, अपना हाईलाइट और शेडोज़ को प्रॉपर हिस्टोग्राम की मदद से अगर मैनेज करोगे, आपका कोई भी वाइट क्लिपिंग ना हो, कोई भी फोटो अंडर एक्सपोज ना हो, ओवर एक्सपोज ना हो, तो हिस्टोग्राम का अगर आप यूज़ करते हैं तब भी आपकी जो डायनेमिक रेंज है काफ़ी बेटर जो है आपका कैमरा निकालेगा। सो डिपेंड करता है आप अपने कैमरे से किस हिसाब से जो है डायनेमिक रेंज निकालना चाहते हैं और क्या सेटिंग आपकी रहने वाली है। तो इस तरीके से डायनेमिक रेंज जो काम करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करना कि आप हाई डायनेमिक रेंज वाला कैमरा लें। इवन 13 स्टॉप का डायनेमिक रेंज जो है सपोर्ट करता हूँ। आजकल नए कैमरे मार्केट में आ रहे हैं जो 13 स्टॉप 40 स्टॉप डायनेमिक रेंज दे रहे हैं, और अगर ऊपर जाते हो डिजिटल कैमराज में जाते हो वहाँ पर आपको अच्छा खासा डायनेमिक रेंज मिल जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि डायनेमिक रेंज कैसे काम करता है। सो मैं आपको अभी एक छोटा सा एक चार्ट और आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको समझ में थोड़ा सा ओवर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि डायनेमिक रेंज कैसे काम करता है। सो आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ये मेरे पास है ब्लैक मैजिक कैमरे 6K का चार्ट। तो इसकी वजह से मैं आपको समझाऊंगा कि डायनेमिक रेंज कैसे कम और ज़्यादा होगा और क्या क्या जो है डायनेमिक रेंज को आप अपने हिसाब से करोगे, थोड़ा और आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस, ब्लैक मैजिक जो कैमरा है इसमें डबल बेस ISO चलता है, मतलब कि लो बेस और हाई बेस जो है, जैसे कि इसका 400 से लेके 3200 तक की रेंज है लो बेस और हाई बेस की। तो उस कंडीशन में जो है ये चार्ट यहाँ पर दिखा रखा है। तो समझिए, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि क्या है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे होगा कि जो कैमरा है टोटल, ये जो कैमरा है 13 स्टॉप की डायनेमिक रेंज देता है, जो मैं आगे आपको बता चुका हूँ। अगर आप 100 ISO यूज़ करते हो तो 13.4 का ये डायनेमिक रेंज आपको देगा।
ओके। और अगर हम मान लो जैसे इसका लो बेस ISO 400 लेते हैं तब भी ये हमें जो 13.4 का ही डायनेमिक रेंज दे रहा है। अगर 640 भी लेके चलते हैं तब भी ये हमको 30.4 का ही डायनेमिक रेंज दे रहा है। तो जैसे जब 3200 पर पहुंचे तो आप देख रहे हो 12.1 का डायनेमिक रेंज जो है ये दे रहा है, यानी कि ये कैमरा 30 स्टॉप का डायनेमिक रेंज देता है। जब हम 3200 ISO पर गए तो जो है जब हम 3200 ISO पर गए तो थोड़ा सा इसने हमारा डायनेमिक रेंज जो है कम कर दिया है। गैस ये डिपेंड करता है, अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी रखते हो तो आप प्रॉपर जो है डायनेमिक रेंज, हाई डायनेमिक रेंज भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हो कैमरे से। डिपेंड करता है आपकी लाइटिंग कंडीशन क्या है। सो दोबारा दिखाता हूँ एक बार। जैसे अगर मानो मैं इसके 25600 ISO जो इसमें प्रॉपर रेंज है जो कैमरे में ISO की, तो आप देख पा रहे हो ये मुझे 10.3 स्टॉप की डायनेमिक रेंज दे रहा है। तो आप समझ पा रहे हो जैसे जैसे ISO आपका इंक्रीज होगा आपका डायनेमिक रेंज जो है वो कम हो जाएगा। अगर डुअल बेस के अंदर हो तो आपका डायनेमिक रेंज वही का वही रहने वाला है। चाहे आप वेनिस कैमरे में यूज़ करो, चाहे आप FX9 यूज़ करो, तो वहाँ पे डबल एक्स चलेगा। तो वो आपकी डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कौन सा कैमरा आपके पास है। और नॉर्मल जो DSLR आप रख रहे हो वो 10 to 12 स्टॉप की डायनेमिक रेंज आपको देते होंगे। वो मेक श्योर आप चेक कर लेना आपके कैमरे की कितनी डायनेमिक रेंज जो है वो है। जैसा आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, सो वही है कि जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर कैसे यहाँ पर टोटल स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज है। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो ये मेरा बिलो डायनेमिक रेंज और ये हाई डायनेमिक रेंज क्या मिलने वाला है, बिलो 9.5 एंड अबव 3.9। टोटल करोगे तो आपको 13.4 का ये डायनेमिक रेंज आपको देगा। ओके, चार्ट के हिसाब से आपको समझा रखा है कि क्या डायनेमिक रेंज रहने वाली है। सो भाई डिपेंड करता है कैमरा टू कैमरा कि आपकी डायनेमिक रेंज जो है वो क्या रहेगी और आपकी सेटिंग के ऊपर। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक रेंज कैसे काम करती है और डायनेमिक रेंज का क्या रोल है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बार शूट करना और देखना, हाई साइड डायनेमिक रेंज निकालने का आपकी फुटेज काफ़ी अच्छा नजर आएगा। सो अगर कैमरा लेने का सोच भी रहे हो तो ये डायनेमिक रेंज चेक कर लेना कैमरे में अच्छा खासा हो, और आप इस तरीके से अगर यूज़ करोगे तो आपका बहुत ही बढ़िया जो है वो रिजल्ट आने वाला है। एक बार यूज़ करिए, ट्राई करिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, वो डाउट मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। सो आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डुअल बेस ISO जो है वो काम कैसे करता है, उसका क्या फील है। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।